मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उनका देवगिरी पर आक्रमण के बारे में जाना। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। वारंगल तेलंगाना विजय। देवगिरी का अभियान पूरा करने के पश्चात मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के खिलाफ अभियान किया। देवगिरी में विश्राम करने के बाद मलिक काफूर जनवरी 1310 ईस्वी में वारंगल के निकट पहुंच गया। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था। इस अभियान में उसे रामचंद्र देव से रसद तथा सैन्य सहायता प्राप्त हुई। काफूर ने वारंगल दुर्ग की सख्त घेराबंदी के द्वारा दुर्ग रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अंत में प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ, किंतु स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने एक सोने की मूर्ति बनवाकर तथा उसमें सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेज दी तथा अलाउद्दीन को वार्षिक कर देने का भी वादा किया। मलिक काफूर को वारंगल से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो वारंगल के गोलकुंडा खान से निकला था। इस हीरे का विवरण काफी खां भी देता है। अलाउद्दीन का अगला अभियान होयसल राज्य पर था। 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने नवंबर 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को एक विशाल सेना के साथ होयसल राज्य पर आक्रमण करने भेजा। होयसल राज्य पर उस समय वीर बल्लाल तृतीय का शासन था और उसकी राजधानी द्वार समुद्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। देवगिरी में विश्राम करने तथा वापसी मार्ग की सुरक्षा का ठोस इंतजाम करने के बाद काफूर द्वार समुद्र की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ वीर बल्लाल पांड्य राज्य की सीमा पर युद्ध में उलझा हुआ था, अतः उसे काफूर के आक्रमण की सही समय पर सूचना न मिल सकी। काफूर ने द्वार समुद्र को घेर लिया। वीर बल्लाल ने राजधानी को बचाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा और राजधानी पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। मुस्लिम सेना ने नगर के भव्य और समृद्ध मंदिरों तथा नागरिकों को जी भर लूटा। विवश होकर बल्लाल को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसे युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा, सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और वार्षिक कर चुकाने का वचन देना पड़ा। इसके बाद उनका अगला अभियान था पांड्य राज्य पर। द्वार समुद्र से काफूर ने सुदूर दक्षिण के अंतिम राज्य पांड्य की तरफ कूच किया। उन दिनों पांड्य के सिंहासन के लिए वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक दो भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था। कुछ विद्वानों का कहना है कि सुंदर पांड्य ने काफूर से सहायता की याचना की थी,
कारण जो भी रहा हो, काफूर ने राजधानी मदुरा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य ने सम्मुख युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से शत्रु से संघर्ष जारी रहा। काफूर ने काफी दिनों तक उसका पीछा किया, परंतु वीर पांड्य को पकड़ने में असफल रहा। परंतु इस भाग दौड़ने में उसे मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों की लूट से अपार धन अवश्य मिला और अंत में वह दिल्ली लौट गया। कहा जाता है कि इस बार वह जितनी धन संपदा, हाथी और घोड़े अपने साथ दिल्ली ले गया था, उससे पहले इतना माल कोई नहीं लाया था। इसके बाद देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया गया। ये उनका अंतिम आक्रमण था। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकर देव देवगिरी का शासक बना। वह शुरू से ही दिल्ली सल्तनत का विरोधी रहा था। 1311 ईस्वी में जब मलिक काफूर वापस दिल्ली लौट गया तो उसने वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। अतः उसको सजा देने के लिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर को पुनः क्यों भेजा गया, इसका कारण बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की आंतरिक दलबंदी थी। अलाउद्दीन का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और मलिक काफूर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह बात मल्लिका जहान और उसके भाई अलफ खां को पसंद नहीं थी। अतः उन्होंने काफूर को दिल्ली से दूर रखने की योजना बनाई और सुल्तान को देवगिरी के विरुद्ध काफूर को भेजने के लिए राजी कर लिया। शंकर देव ने डटकर शाही सेना का सामना किया। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्यों पर आक्रमण कर उनके शासकों से धन वसूला और फिर दिल्ली लौट गया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान पूरा हुआ। अब हम अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा करते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन दक्षिण भारत को अपनी अधीनता में बनाए रखने में विफल रहा और उसकी दक्षिण नीति को सफल नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि देवगिरी तथा होयसल राज्यों ने तो फिर भी दिल्ली के साथ सहयोग किया, परंतु तेलंगाना की स्वामी भक्ति लड़खड़ाती रही और पांड्य राज्य ने तो अधीनता स्वीकार ही नहीं की। रामचंद्र देव के बाद शंकर देव का व्यवहार भी बदल गया और काफूर को पुनः दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध भेजना पड़ा। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों का एक वर्ग है, वो मानता है कि अलाउद्दीन दक्षिण भारत में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। उनका कहना है कि दक्षिण भारत को वह सीधे शासन में नहीं रखना चाहता था, वह तो केवल इन राज्यों की धन संपदा को हथियाना तथा अपनी प्रभुसत्ता मनवाना चाहता था और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे दोबारा अभियान करना पड़ा तो उसकी सफलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दक्षिण के राज्यों पर धन संपदा को और अपनी प्रभुसत्ता को मनवाने के लिए अभियान किया था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति को सफल माना जाना चाहिए।